रात के सन्नाटे में इस्फहान के लोग गहरी नींद में थे, बेखबर अनजान कि उनके शहर पर क्या खतरा मंडरा रहा है। घरों में रोशनी बुझ चुकी थी और शहर एक शांत चादर में लिपटा हुआ था। हर तरफ खामोशी थी, मानो प्रकृति भी किसी अप्रिय घटना के इंतजार में सांस रोके खड़ी हो। जब अचानक आसमान में तेज रोशनी और धमाकों की आवाज गूंज उठी, रात की शांति भंग हो गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए, आसमान की ओर देख रहे थे जहां आग के गोले फूट रहे थे। इजराइल के लड़ाकू विमान चुपचाप ईरान की सीमा में दाखिल हो चुके थे। रडार की पकड़ में आए बिना वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उनके पंखों के नीचे विनाश छिपा हुआ था। ये विमान आधुनिक तकनीक का चमत्कार थे, जो दुश्मन की सीमा में घुसने और सुरक्षित वापस लौटने में सक्षम थे। उनका निशाना था ईरान की मिसाइल फैक्ट्री, इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा। यह फैक्ट्री ईरान के सैन्य उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जहां लंबी दूरी की मिसाइलें बनाई जा रही थीं, जो इजराइल के शहरों को निशाना बना सकती थीं। यह हमला महीनों की तैयारी का नतीजा था। इजरायली सेना ने हर पहलू पर ध्यान दिया था, संभावित खतरों का आकलन किया था और हमले की योजना को बार बार परखा था। मोसाद ने फैक्ट्री की हर जानकारी जुटाई थी, अंदर और बाहर की, कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की। कौन काम करता है, क्या बनता है, किस समय बनता है और किस तरह से बनता है, और इसे कैसे तबाह किया जा सकता है ताकि कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा असर हो। इजराइल को डर है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांति के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए है। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। उसे लगता है कि ईरान एक ऐसा बम बना रहा है जो पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता है और इजराइल के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। जैसे ही सुबह यह खबर फैली, दुनिया भर में हलचल मच गई। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। कुछ ने हमले की निंदा की तो कुछ ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। कोई इसे इजराइल का हक बता रहा था, कोई इसे एकतरफा हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। सवाल उठने लगे, क्या यह हमला जायज था? क्या यह एक बड़ी जंग की शुरुआत है? क्या यह मध्य पूर्व को एक और विनाशकारी संघर्ष में धकेल देगा? क्या ईरान बदला लेगा, और अगर लेगा तो किस तरह से? क्या वह सीधे इजराइल पर हमला करेगा या अपने सहयोगी गुटों का इस्तेमाल करेगा? क्या अमेरिका और बाकी ताकतें भी कूद पड़ेंगी? क्या वे इस संघर्ष को फैलने से रोकने की कोशिश करेंगे या वे किसी एक पक्ष का समर्थन करेंगे? यह हमला सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि एक जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में वर्चस्व की लड़ाई का हिस्सा है, जिसमें कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। अब गेंद ईरान के पाले में है। ईरान के नेताओं पर भारी दबाव है कि वे एक मजबूत प्रतिक्रिया दें, लेकिन उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को अराजकता में धकेल सकता है। उसका अगला कदम तय करेगा कि यह तनाव जंग में बदलेगा या थमेगा और मध्य पूर्व का भविष्य क्या होगा। हमला रात के सबसे गहरे पहर में हुआ, जब शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ शांति थी, लोग बेखबर थे कि आसमान में क्या होने वाला है। इजराइल के F-35 विमान, जो अपनी रडार से बचने की तकनीक के लिए जाने जाते हैं, चुपके से ईरान की सीमा में दाखिल हुए। ये विमान नवीनतम तकनीक से लैस थे, जो उन्हें दुश्मन के रडार सिस्टम को धोखा देने में सक्षम बनाते थे। उनका लक्ष्य था इस्फहान की मिसाइल फैक्ट्री तक पहुंचना, जो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फैक्ट्री ईरान के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक मानी जाती है, लेकिन इजरायली विमानों ने इसे भेद दिया। पायलटों ने अपनी ट्रेनिंग और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सटीकता से बम गिराए। हर एक बम अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सही जगह पर गिरा, जिससे फैक्ट्री को भारी नुकसान हुआ और कुछ ही मिनटों में बिना किसी प्रतिरोध के उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर लिया। इसके बाद वे सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौट गए, यह दिखाते हुए कि इजराइल की वायुसेना कितनी शक्तिशाली है। ईरान की वायुसेना को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है और वो कुछ कर भी नहीं पाई। उनकी रक्षा प्रणाली इस हमले को रोकने में पूरी तरह से विफल रही, जिससे उनकी कमजोरी उजागर हो गई। यह सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, ये एक बहुत ही जटिल और सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई सैन्य कार्रवाई थी। इसमें मोसाद की महीनों की खुफिया जानकारी, सटीक योजना और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शामिल था। मोसाद के एजेंटों ने फैक्ट्री के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की। यह तकनीक और सैन्य ताकत का एक घातक मिश्रण था, जिसने इजराइल को अपने दुश्मन पर एक महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। इस हमले में खास तरह के बमों का इस्तेमाल हुआ, जो खास तौर पर इस तरह के लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बनाए गए थे। ये बम इतने शक्तिशाली थे कि वे बंकरों को भी तबाह कर सकते थे, जो जमीन के नीचे बने होते हैं और बहुत मजबूत माने जाते हैं। इजराइल यह सुनिश्चित करना चाहता था
कि यह फैक्ट्री दोबारा जल्दी न बन सके ताकि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को धीमा किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने यह हमला क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण थे। इसका सीधा जवाब है अपनी सुरक्षा। इजराइल को अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ। उसे डर था कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकती है। और सबसे बड़ा डर यह था कि इन मिसाइलों पर परमाणु हथियार लग सकते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इजराइल किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है ताकि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता। वह जानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होंगे तो मध्य पूर्व में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक सीधी चेतावनी थी, एक कड़ा संदेश था। इजराइल अपनी सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और अपनी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। साथ ही यह दुनिया को भी एक स्पष्ट संदेश था, एक चेतावनी थी कि इजराइल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मध्य पूर्व में इजराइल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वह इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर गंभीर है। इस्फहान की मिसाइल फैक्ट्री ईरान की ताकत और महत्वाकांक्षा का प्रतीक थी। यहाँ शहाब और सज्जील जैसी मिसाइलें बनती थीं, जिनकी मारक क्षमता हजारों किलोमीटर तक है। इजराइल के लिए यह सीधा खतरा था, एक छोटा देश जहां एक भी परमाणु मिसाइल भारी तबाही ला सकती है। सबसे बड़ी चिंता, ईरान इन मिसाइलों पर परमाणु हथियार लगा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल जाएगा। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान इन मिसाइलों को अपने सहयोगी गुटों हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही को भी भेजता था। अगर ये मिसाइलें दुश्मन गुटों के हाथ लगती तो इजराइल चारों तरफ से घिर जाता। इस फैक्ट्री को तबाह कर इजराइल ने न सिर्फ ईरान को कमजोर किया, बल्कि हथियारों की सप्लाई लाइन भी तोड़ने की कोशिश की। यह हमला तकनीक, ताकत और मनोवैज्ञानिक दबाव का मिश्रण था। संदेश साफ था, कोई भी जगह इजराइल की पहुंच से दूर नहीं। हमले की खबर मिलते ही ईरान में गुस्से की लहर दौड़ गई। नेता और सेना बदला लेने की कस्में खाने लगे। ईरान ने इसे आतंकवादी कार्रवाई और संप्रभुता पर हमला बताया। संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की। सैन्य कमांडरों ने कहा, जवाब सही समय और जगह पर देंगे। यानी ईरान जल्दबाजी में नहीं, सोच समझकर बदला लेगा। विकल्प हैं सीधा मिसाइल हमला या सहयोगी गुटों के जरिए प्रॉक्सी अटैक। इससे ईरान खुद जिम्मेदार नहीं ठहरेगा, लेकिन बदला पूरा होगा। कूटनीतिक स्तर पर भी ईरान इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम देशों, रूस, चीन का समर्थन जुटा रहा है। साथ ही ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को तेज कर सकता है। दलील देगा कि उसे अपनी रक्षा के लिए और ताकत चाहिए। लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर है और देश के अंदर असंतोष है। उसे बदला भी लेना है और बड़ी जंग से भी बचना है। हर कदम तनाव बढ़ा सकता है। Amidst the escalating tensions, a statement has emerged from an unexpected corner. Former U.S. President Donald Trump has weighed in on the situation, injecting a new layer of complexity into the already intricate geopolitical landscape. His message was clear and unequivocal. Israel has the absolute right to defend itself. This declaration comes at a crucial moment, as international pressure mounts for de-escalation and restraint. Trump went on to add, with characteristic assertiveness, that if he were still president, Iran would not have advanced to this point. This statement carries significant weight, given his past policies toward Iran. Trump's statement is a direct challenge to the current U.S. policy, which favors diplomatic engagement and negotiation. It highlights the deep divisions within the American political establishment regarding the best approach to dealing with Iran and the wider Middle East. During his presidency, Trump implemented a policy of maximum pressure, imposing crippling sanctions on Iran in an attempt to curb its nuclear ambitions and regional influence. These sanctions had a significant impact on the Iranian economy, but they also fueled resentment and mistrust. In contrast, the Biden administration has sought to revive the Iran nuclear deal and engage in dialogue with Tehran, albeit with limited success so far. Trump's message is a clear indictment of this approach, arguing that the policy of negotiation has failed to deter Iran's actions. He suggests that a more assertive stance is necessary to safeguard U.S. interests and regional stability. For Trump, strength and resolve are the only language that Iran understands. He believes that a tough policy is the only way to prevent further escalation and ensure Israel's security. This statement is also a strong show of support for Israel, reaffirming the close alliance between the two countries. It's widely believed that the Netanyahu government in Israel has a greater affinity for Trump's policies, which were seen as more supportive of Israel's security concerns.
Despite no longer being in office, Trump's influence on American foreign policy and the Republican Party remains considerable. Should he return to power, it's highly likely that Iran would face an even tougher U.S. policy, potentially leading to further instability in the region. This statement underscores the fact that the conflict is not solely between Israel and Iran. The United States plays a crucial role in shaping the dynamics of the Middle East, and its policies have far-reaching consequences. With this statement, Trump has introduced a new element into this complex geopolitical game, potentially altering the calculations of all the players involved. The ramifications of his words could be significant and long-lasting, impacting the future of the Middle East and the global balance of power. इजराइल-ईरान दुश्मनी की जड़ें इतिहास में हैं। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोसद्देक ने तेल का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे ब्रिटेन और अमेरिका नाराज हो गए। अमेरिका को डर था कि ईरान कम्युनिस्ट बन सकता है। CIA और MI6 ने मिलकर ऑपरेशन अजैक्स चलाया, मोसद्देक की सरकार गिरा दी, शाह को सत्ता में बैठाया। इस तख्तापलट ने ईरानियों के मन में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और अविश्वास भर दिया। शाह के दौर में ईरान इजराइल दोस्त थे, लेकिन जनता में पश्चिम के खिलाफ गुस्सा सुलगता रहा। यही गुस्सा 1979 की इस्लामी क्रांति में फूटा। शाह भागे, खुमैनी की सरकार आई। नई सरकार ने अमेरिका को महान शैतान, इजराइल को छोटा शैतान कहा। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आज का तनाव दशकों पुराने घावों का नतीजा है। ईरान को लगता है उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। 1948 में बने इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है सुरक्षा। चारों तरफ दुश्मन, हर वक्त खतरा। इजराइल की रणनीति, मजबूत सेना, उन्नत तकनीक, खुफिया जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। हर नागरिक सैन्य सेवा करता है। IDF दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन डोम इजराइल की ढाल है। दुश्मन की मिसाइलें हवा में ही नष्ट। मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी इजराइल की दूसरी बड़ी ताकत है। दुश्मनों की हर चाल पर नजर। अमेरिका सबसे बड़ा सहयोगी, अरबों डॉलर की मदद, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन। हाल के वर्षों में इजराइल ने कुछ अरब देशों से भी रिश्ते सुधारे हैं। अब्राहम समझौते के तहत साझा मोर्चा। इजराइल के हमले से पूरे मध्य पूर्व में बेचैनी है। हर देश अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। सऊदी अरब, UAE, बहरीन जैसे सुन्नी देश ईरान को दुश्मन मानते हैं, खुलकर समर्थन नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो सकते हैं। इन देशों को भी ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम से खतरा है। हूती विद्रोहियों के हमले इनकी चिंता बढ़ाते हैं। सीरिया, इराक, लेबनान जैसे देश ईरान के करीबी हैं। इजराइल के हमले की निंदा, बदला लेने की धमकी। इन देशों को डर है अगर जंग छिड़ी तो लड़ाई उनकी धरती पर भी आ सकती है। तुर्की और कतर दोनों पक्षों से रिश्ते रखते हैं। शांति की अपील, मध्यस्थता की कोशिश। कुल मिलाकर मध्य पूर्व एक चौराहे पर है। कुछ देश ईरान को कमजोर देखना चाहते हैं, कुछ उसके साथ हैं, बाकी खुद को बचाने की कोशिश में है। इजराइल ईरान तनाव का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत के दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। इजराइल रक्षा साझेदार, ईरान ऊर्जा और मध्य एशिया का रास्ता। जंग छिड़ी तो भारत के लिए किसी एक का पक्ष लेना मुश्किल होगा। तेल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, खाड़ी में काम करने वाले भारतीयों पर असर। अमेरिका, यूरोप, चीन भी नहीं चाहते कि यहां जंग हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर है। चीन ने हाल ही में ईरान सऊदी सुलह कराई थी। यह तनाव उसकी कोशिशों पर पानी फेर सकता है। संभावना है कि यह लड़ाई सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी वॉर के रूप में जारी रहेगी। ईरान अपने गुटों से हमला करवाएगा, इजराइल खुफिया ऑपरेशन और हवाई हमलों से जवाब देगा। भविष्य अनिश्चित है। दुनिया की नजरें इस खतरनाक खेल के अगले